हेलो गाइस, एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे पूरक मात्रकों की परिभाषा से और इसके बाद में चलते हुए हम लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको इस वीडियो को और देख लेने के बाद में आपको फिजिक्स बहुत ही सरल लगने लगेगा और जिन बच्चों ने फिजिक्स पर ध्यान नहीं दिया था उन बच्चों के भी फिजिक्स समझ में आएगी। एक वीडियो इससे पहले और भी हम दे चुके हैं, उस वीडियो को आप पहले देख लें जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोबारा से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखें और लास्ट में मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ फिजिक्स से रिलेटेड मैं बताऊँगा, जिसे जान लेने के बाद में आप कई सारे नंबर अपने बचा सकते हैं। कंपटीशंस में भी उससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं जो कि मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक पूरक मात्रकों की परिभाषा। इससे पहले हम जो है बता चुके हैं मात्रक जो है 3 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। इनके बारे में बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने बताया था कि पूरक मात्रक 2 ही होते हैं सिर्फ, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। पहले बात करेंगे एक रेडियन की, कि एक रेडियन वह तलीय कोण है, ये यानी कि देखिए 2 लाइनों के बीच में या 2 प्लेनों के बीच में जो एंगल बनता है। 2 लाइन ले लीजिए, ऐसे मैंने लाइन ली है, या फिर कोई 2 प्लेन ऐसे करके आप ले सकते हैं। ऐसे जैसे मेरे हाथ हैं दोनों, ये एक हाथ एक प्लेन, दूसरा हाथ दूसरा प्लेन। ठीक है, इन दोनों प्लेनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो कह रहा है तलीय कोण है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। यानी कि जो वृत्त की जो त्रिज्या है जितनी भी है, आर जितनी भी है, इसके केंद्र पर जो बनना चाहिए थीटा जी, ये जो चाप होगी ये इसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो केंद्र पर जो ये कोण बना है ये बराबर होना चाहिए इस आर के, यानी डी थीटा बराबर डी आर होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं तो बात ये भी कह सकते हैं हम लोग कि ये इतना होना चाहिए कि ये आर और डी एस आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है, यानी कि 2 तलों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को तो हम कहेंगे रेडियन। ठीक है, या समतल कोण कहते हैं उसे। 2 तलों के बीच में जो बनता है रेडियन, उसका मात्रक होता है समतलों के बीच में बने कोणों का। ठीक है, तो हमने एक बात तो मालूम है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये होता है चाप बटे त्रिज्या। अब यही बात यहाँ पर कही गई है कि समतल कोण डी थीटा हमने मान लिया, कोण बराबर चाप, ये चाप है डी एस और त्रिज्या है आर, रेडियन, ये पूरा कोण बन गया। यदि डी एस बराबर डी आर है, ये कब होगा? जब होगा जब ये डी थीटा 1 हो जाएगा, 1 रेडियन होगा। ठीक है, यानी जैसे ही ये 1 रेडियन हो जाएगा तो ये डी एस आर के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि 1 रेडियन वह तलीय कोण है जो कि वृत्तीय या फिर वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, यानी जितनी त्रिज्या उतनी चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, इसके केंद्र पर जो भी चाप ये अंतरित करता है ये। ठीक है, यानी डी एस बराबर आर, उस कोण को ही, जो ये कोण ये यहाँ पर अंतरित हो रहा है, इस त्रिज्या के बराबर जो ये चाप है, इसके कारण एक कोण यहाँ पर तैयार होगा, उस कोण को ही हम कहेंगे क्या? रेडियन या समतल कोण। और उस समतल कोण का जो है एक मात्रक होता है रेडियन। ठीक है ना, तो या तो उसको रेडियन कह लेंगे या उसको कह लेंगे हम समतल कोण। और रेडियन से डिग्री में कि सर अगर हम इसे डिग्री में नापे तो आप इसको डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। डिग्री में चेंज करने के लिए 1 रेडियन होता है 180 अपॉन पाई डिग्री, या फिर 360 अपॉन 2 पाई डिग्री, इससे भी हम चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई बिल्कुल? ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम स्टेरेडियन की। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन
कि एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो कि गोले के पृष्ठ व एक भाग या फिर गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। मान लीजिए कि कोई गोला है इस तरीके से, चार फेज, ये पूरा एक गोला होगा, सिस्टमेटिक तरीके से पूरा एक गोला है, ठीक है। तो इसमें जब मैं जो है एक एंगल लूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से, ये गोला मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करें, ठीक है। ये रहा वो गोला, ठीक है, ये गोला है कुछ इस तरीके से। तो ये एक 3D एंगल बनाता है, 3D टाइप, इस तरीके से एक 3D ये एंगल फॉर्म करेगा। इमेजिन कर लीजिए कि इसके ऊपर जैसे कि ये गोला है और ये गोले में जैसे 3D एंगल बनेगा, तो एक यहाँ से ऊपर जाएगी लाइन, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो एक एंगल कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे करके कुछ, क्योंकि नीचे ये गोला हो गया, इसके ऊपर एंगल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, जिस तरीके से मैंने ये हाथ को रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो एंगल ऐसे करके ऐसे टाइप में जो हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे क्या, ठोस कोण, ठीक है। और ठोस कोण को ही उसकी जो हमारी विमा या फिर मात्रक जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो एक ठोस कोण बराबर होता है अभिलंबत पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो भी आपने जैसे पृष्ठ था ये ऊपर, जो भी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो भी होगा बटे में त्रिज्या का वर्ग। ये देखिए क्षेत्रफल ले लिया तो कोई छोटा सा क्षेत्रफल होगा dA/r², या फिर अगर पूरा क्षेत्रफल a है तो a/r²। और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो तो उसके लिए द्वारा अंतरित घनकोण, यानी संपूर्ण, अगर हम अभी तो हमने कोई छोटे से के लिए बात करी थी, छोटे टुकड़े के लिए, यानी पूरे पृष्ठ के लिए जब बात करेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए तो गोला पूरा बनेगा, तो गोले का क्षेत्रफल लग जाएगा ऊपर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², नीचे r² है, r² से r² कट गया, बराबर में आ गया 4π, सिंपल। तो आपने ये सिंपल ये वैल्यू याद रखनी है कि जो ठोस कोण की वैल्यू होती है वो होती है 4π और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। एक बार देखिए फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि स्टेरेडियन या फिर एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो कि गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। यानी कोई एक गोला है, पूरा गोला है, एक अच्छे तरीके बॉल टाइप एकदम गोला मान लीजिए, पूरा एक गोला है, ठीक है। तो उसका कोई एक पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, कोई भी पृष्ठ ले लीजिए आप उस पूरे गोले में से, उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, और वो गोले के केंद्र पर जो भी कोण बनाएगा उस कंडीशन में, यानी त्रिज्या का वर्ग और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, और जो भी वो वहां पर कोण यहाँ पर फॉर्म करेगा उस कोण को हम कहेंगे ठोस कोण, और उस ठोस कोण की जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। अगर मान लीजिए छोटा सा कोई क्षेत्रफल हमने लिया है, उसके लिए dA, उसका क्षेत्रफल छोटा सा ही आएगा, छोटे पृष्ठ के लिए r²। अगर हम पूरे गोले के लिए बात करें, यानी पूरे गोले का ही क्षेत्रफल जो है उसकी त्रिज्या के बराबर हो रहा है, तो वो क्या होगा 4πr², तो इसकी वैल्यू कट जाएगी, r² से r² कट जाएगा। तो ये जो ओम का ये चिन्ह है इसको ओमेगा से भी हम प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है, या ओमेगा से भी करते हैं, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगी 4π। उस कंडीशन में जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा 4π, यानी कि 360 उस कंडीशन में, यानी पूरे अगर हम गोले के लिए बात करेंगे तो। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कि विमाएं एवं विमीय विश्लेषण, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम बात करेंगे विमीय सूत्र जिसे हम कहते हैं, इनसे हम विमीय सूत्र हम लिखेंगे। तो देखिए जैसे कि हर जगह पर लंबाई को सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर हर तरीके से नापा जाता है, ऐसी वेट को भी कुछ किलोग्राम, ग्राम, टन, क्विंटल कुछ इस तरीके से नापा जाता है, ठीक है। इस टाइम को भी जो है डे, ईयर, मंथ, आवर, सेकंड, मिनट कुछ इस तरीके से भी नापा जाता है।
तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि हर जगह पर यानी कि आप फॉरेन भी चले जाइए तो वहां पर भी आपको अगर यही सिस्टम मिल जाए, तो एक ऐसा सिस्टम फॉर्म करा दिया गया जो कि हर जगह पर चला। तो ऐसा क्या है, जो भी ये सिस्टम है उस सिस्टम को ही हम कहेंगे विमाएं एवं विमीय विश्लेषण। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में 7 मूल भौतिक राशियां थी। अब उन 7 मूल भौतिक राशियों को, क्योंकि उन्हीं से एसआई यूनिट बनाया है, एमकेएस का ही तो क्या है, एक व्युत्पन्न रूप है, एक नया रूप है एसआई, उसी को जो है चेंज कर दिया गया था। ठीक है ना। तो भौतिक राशि को मूल मात्रकों एम एल टी, यानी कि ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है, और भी आगे थी ना जो है इलेक्ट्रिक करंट था, विद्युत धारा, जिसके लिए ए लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप ए। ठीक है, और भी था फिर उसके बाद में, था फिर जैसे ताप और ज्योति तीव्रता, या फिर प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं उसे, और पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना। तो उनको एक सिस्टम में लिख देना हमारे लिए वैसे ज़्यादातर एम एल टी ए, और ताप की अगर बात करें तो ताप के लिए हम थीटा लगाते हैं यहाँ पर, और कुछ लोग जो है के भी लिखते हैं, खैर के भी लगा देते हैं। और प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला बताया था तो उसके लिए सी डी लिख देते हैं, सी डी। और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल तो एम ओ एल लिख देते हैं। ठीक है ना। तो टाइम यानी कि एम एल टी ए थीटा सी डी एम ओ एल के रूप में प्रकट करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। यानी कि कोई भी आपके पास में भौतिक राशि है तो उसमें मास कितनी बार रहा है, लेंथ कितनी बार रही है, टाइम कितनी बार रहा है, करंट कितनी बार रहा है, टेम्परेचर कितनी बार रहा है, या फिर जो है आपकी जो प्रदीपन तीव्रता है वो कितनी बार रही है, पदार्थ की मात्रा कितनी बार रही है। ठीक है, यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी बार वो रहे हैं। ठीक है ना। तो जरा देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, अगले पेज पर देखें। देखिए, जैसे कि हमने लिखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के लिए हम एल लेंगे और चौड़ाई भी क्या है, एक तरीके से लंबाई है एल, तो ये हो गया एल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे एम, फिर एल, फिर टी, फिर और भी आ सकता है, मगर 3 ही बहुत होती हैं। तो एम इसमें आएगा नहीं, मास इसमें आया नहीं, तो 0 बराबर, यानी मास एक भी बार नहीं है, टाइम एक भी बार नहीं है, लेकिन लेंथ 2 बार रही है। तो इससे हर आदमी समझ जाएगा, फॉरेनर भी समझ जाएगा, आप भी समझ जाएंगे। यानी एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि सबके लिए वो एक ही वर्क करे। ठीक है ना। यानी हर एक के लिए अलग अलग आप बताएंगे, तो ये एक स्टैंडर्ड पूरा एक मैटर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यानी कि किसी भी भौतिक राशि को एम एल टी की पावर में लिख देना ही हमारे लिए क्या कहलाता है, विमीय विश्लेषण कहलाता है। और इनके ऊपर जो घातें होती हैं विमा कहलाती हैं। यानी कि विमा यानी कि इसमें जो है क्षेत्रफल में मास एक भी बार नहीं है, यानी मास इसमें नहीं आएगा, और लंबाई जो 2 बार आएगी इसमें, और जो है टाइम भी इसमें एक भी बार नहीं आया है। ठीक है, और भी हम ले सकते हैं। तो और एक बात कह रहे हैं यहाँ पर हम कि किसी भौतिक राशि Q को एम एल तथा टी के मूल मात्रकों में व्यक्त करते हुए निम्न समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। जो समीकरण होता है वो समीकरण होता है एम एल टी, इनके ऊपर पावर ए बी सी कोई भी नंबर आएंगे। ठीक है, आगे भी आप लगा सकते हैं, मगर आपके लिए जो मेन जो वर्क है वो यहाँ तक का ही आपके लिए ज़्यादातर पूछा जाता है। थीटा पर ई पावर लगा लीजिए, और भी आगे इनको फिर बॉक्स में बंद कर देते हैं, बस इतना सिस्टम रहता है। जैसे कि आयतन के लिए लिखवाएं हम, तो आयतन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें 3 लेंथ आ गई, तो इसमें आप लिख सकते हैं एल क्यूब, या फिर इसको अगर हम पूरे स्टैंडर्ड तरीके से लिखें तो एम पे 0 पावर, एल क्यूब टी पर 0। ठीक है, ऐसे घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए एम और आयतन के लिए 3 एल आएंगे। एल को ले जाएंगे ऊपर, एम एल पे पावर -3 और टी पे कोई भी पावर नहीं। ठीक है, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इसको हर एक कोई समझ सकता है कि इसमें एक बार मास आया है और लेंथ है जो माइनस पावर लगी है, तो लेंथ नीचे है, यानी कि
वेग क्या होता है हमारे लिए? विस्थापन बटे समय, या जो चाल होती है दूरी बट्टा समय। दूरी काय में नापते हैं? लंबाई है यानी कि लेंथ है तो एल, समय टी। तो इसको हम लिखेंगे, एम इसमें आया नहीं तो एम जीरो, लिखने का तरीका यही है, एम एल टी ए थीटा। एम जीरो हो जाएगा, एल एक बार है, टी -1 बार हो जाएगा, यानी नीचे है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग। फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके लिए। द्रव्यमान के लिए m, और वेग का हमने अभी लिखा है, ये लिखा है आपके सामने, एल टी -1। ठीक है, देन इसको आप मिला देंगे तो पूरा बन जाएगा ये एम एल टी -1। त्वरण के लिए क्या होता है? वेग बट्टा समय परिवर्तन। ठीक है, तो वेग के लिए एल टी -1 और समय के लिए फिर टी, और टी एक बार फिर से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? एल, टी एक पहले से माइनस का है, एक और जाएगा तो टी -2 हो जाएगा, एम हो जाएगा 0। ठीक है, बल के लिए क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान क्या होता है? एम, और त्वरण के लिए हमने अभी लिखा है क्या? एल टी -2। पूरा मिलकर लिख देंगे एम एल टी -2। ये बल का विमीय सूत्र हो गया। तो जिन्होंने 11th क्लास में विमीय सूत्र लिखना नहीं सीखे थे वो अब यहाँ से सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा था, ये अब आगे आपको हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कुछ की समझ में आ भी जाता है ये। ठीक है ना, तो वो ये है अदिश तथा सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो नंबर 1 हम बात करते हैं अदिश राशियों की, कि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण या आंकिक मान तथा मात्रक की आवश्यकता होती है तथा दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिए 1 किलो आम, किस डायरेक्शन में लिए? केवल हमने उससे बोला 1 किलो आम केवल। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसको हमने परिमाण बताया, उसको एक रिजल्ट दे दिया हमने कि साहब हमें ये चीज़ चाहिए, इतना चाहिए। ठीक है, अब हमने कह दिया किसी से, मान लो कि 2 किलोमीटर जाइए, तो आप 2 किलोमीटर कहीं भी जाइए, बस 2 किलोमीटर जाना है आपने, हमने आपको डायरेक्शन नहीं दी। चाल, मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलिए साहब, किस डायरेक्शन में चलिए? कोई डायरेक्शन नहीं है। अब आता है कार्य, मान लीजिए 20 जूल कार्य करिए सर, 20 जूल। समय, आपको 8 घंटे तक काम करना पड़ेगा, 8 आवर तक। कहाँ, किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, ये हमने डिफाइन नहीं किया केवल। तो ये राशियां कहलाती हैं अदिश राशियां, जिन राशियों में सिर्फ और सिर्फ आंकिक मान से ही काम हो जाता है, केवल आंकिक मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता ही नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। बात आती है सदिश राशियों की, वेक्टर क्वांटिटी की। तो ये कहती हैं कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं तथा जो अदिश नियमों का जो सदिश नियमों का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि विस्थापन, विस्थापन फिक्स है कि आप अपने यहाँ घर पर हैं और घर से ये कॉलेज है आपका, ये हाउस और ये कॉलेज। यहाँ अब मान लीजिए आप घर से जाएंगे कॉलेज की तरफ, तो आपके पास में डायरेक्शन है कि आप घर से कॉलेज गए। देन जब आप वापस आएंगे कॉलेज से अपने होम, तो ये एक डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, अब आप कुछ दूरी भी चले होंगे, ठीक है ना, तो जो विस्थापन है, यानी विस्थापन क्या होता है? 2 अंतिम बिंदुओं की न्यूनतम दूरी। यानी अब अपने स्कूल ऐसा तो है नहीं बिल्कुल स्ट्रेट गए हों, भाई रास्ते में कुछ और भी पुल वगैरह जैसे आता है तो उसके हिसाब से घूमना ही पड़ता है, ऐसे गए होंगे सर हम तो। ठीक है, तो आप कैसे भी गए हों, लेकिन इन दोनों पॉइंटों की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी होती है, उसे हम कहते हैं उसका विस्थापन। और विस्थापन नप जाता है भैया सीधा सीधा, यानी अगर आप घर से कॉलेज गए हैं तो आप डायरेक्शन सीधा है आपका, घर से कॉलेज गए आप सीधे, जब आप कॉलेज से घर आए तो आप कॉलेज से सीधे घर आए, यानी दोनों पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी के बारे में बात की जाती है इसमें। ठीक है, अब जैसे कि बल है,
आपसे कोई गेट खोलने के लिए बोलता है तो आप उस पर कुछ ना कुछ बल जरूर लगाएंगे। मान लीजिए आपने उस पर 5 न्यूटन का बल लगाया है तो आप उसे एक डायरेक्शन में ही तो खींचते हैं, ऐसा तो नहीं उसको उखाड़ करके साइड में रख देंगे, ठीक है ना। तो जिनमें डायरेक्शन भी होती है उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां, जिनमें आंकिक मान भी हो और दिशा भी हो और सदिश नियमों का पालन भी करती हो, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां। और अदिश में सिर्फ और सिर्फ आप आंकिक मान कह दीजिए, सिर्फ उससे ही काम हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि 1 किलो आम दे दो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलो, 2 किलोमीटर दूर जाओ, 20 जूल कार्य करो, 8 घंटे तक काम करते रहो, है। ये सब अदिश राशियाँ थी। सदिश में ये राशियाँ आती हैं, और भी हैं, वो आगे आएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इन्हीं पर थोड़ी सी और विशेषताओं की, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इनके, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपके लिए कि किसी भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों हों तो यह हमेशा ही सदिश नहीं होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें दिशा भी है और सर परिमाण भी है तब तो ये, कि नहीं सर आपने तो अभी बताया था कि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो वो तो सदिश होती है। तो मैंने कहा था कि वो सदिश नियमों का भी तो पालन करती हो, जो सदिशों के नियम हैं। यानी कि अब सर नियम क्या है, हमें आपने नियम तो बताए नहीं बिल्कुल। तो नियम कहने का अर्थ यह है, जैसे कि मैंने विस्थापन के लिए कोई बात बताई थी कि वो एक निश्चित डायरेक्शन में वर्क करता है आदमी, होम से कॉलेज गया सीधा, ठीक है। तो एक पूरी हमारे पास में डायरेक्शन है और कुछ डिस्टेंस भी हम चल करके गए हैं, ठीक है ना। यानी 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी हमारा स्कूल रहा है हमारे होम से, ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे विस्थापन, जो कि एक सदिश राशि है। अब कुछ राशियां ऐसी होती हैं लगती तो सदिश हैं लेकिन वो सदिश नहीं होती, जैसे कि करंट है। करंट एक डायरेक्शन में चलता है और मान लीजिए 5 एम्पियर करंट आ रहा है कि सर यहाँ तो डायरेक्शन भी है और सर हमारे पास में मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी है, तब तो सर ये सदिश होनी चाहिए। लेकिन नहीं, धारा जो है आपके लिए क्या होती है, करंट जो होता है आपके लिए अदिश राशि होती है। इसलिए होती है क्योंकि अगर इसको जैसी डायरेक्शन मिल जाए रास्ते में, जैसे मान लीजिए सीधा ये वायर आ रहा है, देन ये खम्बा आ गया यहाँ से और इसके डायरेक्शंस कट गए, तो ये इधर चला गया और इधर चला गया, तो ये बाद में फिर बट जाता है, अलग तरीके की डायरेक्शन ले लेगा, वहां भी इसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन फिर बट जाएगा, यानी वो भटकता हुआ जा रहा है। इसलिए वह सदिश नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए जो है विद्युत धारा एक अदिश राशि मानी गई है, ठीक है ना। तो यदि किसी भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों हो तो यह हमेशा ही सदिश नहीं होती हैं। सदिश होने के लिए सदिश नियमों का भी पालन करती हो, ऐसा जरूर होना चाहिए। और विद्युत धारा जैसे कि एग्जाम्पल है में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, परंतु फिर भी यह अदिश राशि है। इसके बाद में फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आपसे कहता है कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें ना तो अदिश और ना ही सदिश की श्रेणी में रख सकते हैं। सर अदिश भी नहीं है सदिश भी नहीं है तो कौन है भैया? तो इन राशियों को प्रतिदिश या फिर प्रदिश राशियां कहते हैं, प्रदिश राशियां कहते हैं। और इन राशियों की स्वयं की कोई दिशा नहीं होती है, ये स्वयं किसी डायरेक्शन में नहीं जाती, इनको ले जाया जाता है, परंतु परिमाण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि प्रतिबल है, जड़त्व आघूर्ण है, विद्युतशीलता है, चुंबकशीलता आदि, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं आपके लिए प्रदिश राशियों के, ठीक है। ये ना तो अदिश हैं और ना ही ये सदिश राशियां। आई होप आपकी समझ में वीडियो आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए। और इससे अगला जो वीडियो अब आएगा, अब आपका 12th क्लास का अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आज तक हमारा बेसिक क्लियर हो गया। बेसिक के हमने 2 वीडियो बनाए हैं, एक पिछला वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं आप लोगों को, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जा कर के उसे देख सकते हैं। पहले उसे देख लें, फिर उसके बाद में इसे देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।